ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर शुरुआत आज के इस कार्यक्रम की कुछ यूं करें कि अब पूरी दुनिया को पता है कि करीब 90% मामलों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो है वो घर पर ही ठीक हो जाता है। उसे न तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और न ही हॉस्पिटल में भर्ती करने की। पर फिर भी जो लोग घरों में अलग रहकर यानी होम आइसोलेशन में इलाज करवा रखे हैं, उनके सामने कई सवाल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये रहता है कि आखिर उनका होम आइसोलेशन कब खत्म होगा। इसके अलावा भी कोरोना संक्रमित मरीजों के और बहुत से महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनके जवाब आज हम जानेंगे अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर वार्ष्णेय, आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत होम आइसोलेशन से करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि होम आइसोलेशन का मतलब क्या होता है और किन मरीजों को इसकी सलाह दी जाती है। देखिए, सबसे बड़ा, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि लगभग जो है ये जो एक वायरस डिजीज होती है कोरोना, और 90% व्यक्तियों में ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब है कि आपको हल्का बुखार हो सकता है, गले में खांसी हो सकती है, गले में हिचकिचकी जैसा हो सकता है, जुकाम हो सकता है, बॉडी एक मसल पेन हो सकता है, और ये ज्यादातर लक्षण जो है वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। और अगर कई व्यक्तियों में जैसे बहुत हल्के ही लक्षण होते हैं, तो शुरुआत में आपको घर में आइसोलेट किया जा सकता है। उसको हम होम आइसोलेशन बोलते हैं। अगर आपके पास कोई सेपरेट रूम विद वॉशरूम फैसिलिटी है, जहां पे कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, सिर्फ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो देखिए, जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 60 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति हैं या जिनको कोमोर्बिड कंडीशन है, कोई डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, उनको हम होम आइसोलेशन जब ही एडवाइज करते हैं जबकि वो लगातार किसी डॉक्टर के संपर्क में रह सकते हैं, या उनके घर के लोग भी उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं, फोन के द्वारा ही है। अदरवाइज उनके लिए हम इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन ही बोलते हैं। बाकी काफी व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, कि होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। सिर्फ उनको ये होता है कि कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर उनका बुखार लगातार बढ़ता चला जा रहा है 5-7 दिन के बाद, या एक उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर से जो है हम ऑक्सीजन नापते हैं। अगर वो ऑक्सीजन जो है हमेशा 95% से ऊपर होनी चाहिए। नॉर्मल साधारण व्यक्ति की ऑक्सीजन जो है 98 से 100 होती है, परंतु 95% तक भी वो नॉर्मल मानी जाती है। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल किसी चीज पर गिर रहा है, 95 से नीचे गिर रहा है, या बुखार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, या उनको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, या कोई और ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, दस्त लग गए, या कोई बहुत ज्यादा परेशानी है, तो वो फिर तुरंत ही अपने डॉक्टर को बताएं। और ज्यादातर केस में, जैसे मैंने पहले ही कहा और आपने भी बताया, कि 90% लोग घर पे ही मैनेज किए जा सकते हैं, और साधारण सिर्फ पैरासिटामोल वगैरह की दवा दी जा सकती है। हाँ, ये है कि आजकल हम लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनमें कुछ दवाइयां जैसे रिकमेंडेड होती हैं, जिसमें एक आइवरमेक्टिन की गोली होती है, वो 12 मिलीग्राम की गोली 3 से 5 दिन तक दी जा सकती है। इसके अलावा जो है कुछ विटामिन सी वगैरह या जिंक वगैरह की गोली भी ले सकते हैं, और स्टीम वगैरह ले सकते हैं, घर में गार्गिल कर सकते हैं। तो ये सामान्य चीजों से ही 5 से 7 दिन में व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है या संक्रमित है तो देखा गया है कि उसमें घबराहट आ जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि उसे किस तरह से अपनी टेस्ट कराने चाहिए या टेस्ट कराने का क्रम क्या होना चाहिए। आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखें तो जांचों का क्रम क्या होना चाहिए।
हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अगर देखिए आपको सबसे पहले तो यह है कि अगर कोरोना के जैसे मैंने बताया कि कोई भी लक्षण जो शुरू में आते हैं, खासतौर से इस समय जैसा चल रहा है माहौल, कि अगर आपको गले में खराश आती है, गले में दर्द होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार आता है, तो ये संभवतः कोरोना हो सकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि आप अपने को आइसोलेट करें, आप अपने अलग रूम में हो जाएं, क्योंकि अगर आप अपने घर में भी जाएंगे और अगर आप आइसोलेटेड नहीं होंगे तो आपसे ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक भी फैलने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और इस समय ये जो वायरस चल रहा है ये काफी इन्फेक्टेड वायरस है, और अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है और दूसरे व्यक्तियों ने भी मास्क नहीं लगाया तो उनकी संभावना, तो एक तो ये होता है कि आप मास्क लगा लें और आइसोलेट कर लें। जहां तक देखिए टेस्ट करने का सवाल है, क्योंकि ये कोरोना है या नहीं है, तो यूजली 4-5 दिन के बाद टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू में टेस्ट कराते हैं तो कई बार ये टेस्ट निगेटिव भी आ सकता है। तो जब आपको ये चीज खांसी जुकाम बुखार होता है तो उसके चौथे 5वें दिन आपको कोरोना का टेस्ट RT-PCR जिसको हम बोलते हैं वो करा लेना चाहिए। उससे हम ये कह सकते हैं कि आपको ये है या नहीं है। कई केसों में कुछ परसेंटेज केस में टेस्ट कराने उस समय भी निगेटिव आ जाता है, लेकिन अगर आपको ये लक्षण है तो पॉसिबिलिटी कोरोना की फिर भी हो सकती है। और जैसा मैंने बताया कि मोस्टली सिम्टोमेटिक इलाज होता है, सिर्फ आपको अपने लक्षणों पर ध्यान रखना होता है। और एहतियात के तौर पर चूंकि इसमें कुछ परसेंटेज केस में लंग्स में इन्फेक्शन जाने का डर रहता है और निमोनिया होने का डर रहता है, और जब वो निमोनिया होता है तभी हमारा ऑक्सीजन लेवल गिरे। तो अगर पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास है, अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं गिर रहा है, सिर्फ हल्के सिम्टम है, तो आपको कोई भी चिंता करने की बात जी। डॉक्टर, अगर पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल अगर 95 से कम दिखाता है ऐसे में, या 94 से कम दिखाता है, ऐसे में पहला कौन सा टेस्ट हमें कराना चाहिए जिससे पता चल पाए कि हमारे चेस्ट में या लंग्स में इन्फेक्शन है? क्या हमें सीधे CT स्कैन करा लेना चाहिए? देखिए इसमें अगर देखिए RT-PCR अगर पॉजिटिव है जी, और अगर RT-PCR पॉजिटिव तब तो हमको पता ही है कि ये कोरोना का केस है, और उसमें अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है तो कितना ज्यादा उसको जरूर CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके डॉक्टर जो है वो जानते हैं कि किस तरीके से इलाज करना है, और उस समय जो है कुछ ब्लड के टेस्ट जरूर हम कराते हैं। अगर बुखार आपका 5-6 दिन में नहीं उतर रहा तो जो एक ब्लड के टेस्ट है सिंपल, जिसको ब्लड काउंट्स होते हैं, CBC होते हैं, एक CRP टेस्ट होता है जो कि हमारा ये दिखाता है कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कितना हो रहा है, और एक D-डाइमर टेस्ट होता है जो ये दिखाता है कि ब्लड में क्लॉटिंग तो नहीं हो रही। ये 3 ही टेस्ट काफी होते हैं, और इससे जो डॉक्टर हैं वो काफी हद तक जो है वो अपना ओपिनियन बना सकते हैं, और अगर जरूरत होती है तो फिर आपको स्टेरॉइड्स की दवाइयां या एंटीकोगुलेंट दवाइयां शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका RT-PCR निगेटिव है और उस समय इस समय की ये सिम्टम चल रहे हैं और ये एक तरीके से ऑक्सीजन गिरता, तो पॉसिबिलिटी उस समय चूंकि निमोनिया की होती है, और हम ये नहीं कह पा रहे कि टेस्ट निगेटिव है कि भाई ये कोविड है, उस समय अगर हम CT स्कैन कराते हैं तो उसमें एक निमोनिया के लक्षण आ जाते हैं, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि निमोनिया है। दूसरे CT स्कैन का एक फायदा जरूर ये होता है कि उसमें उसकी सीवियरिटी कितनी होती है, क्योंकि CT स्कैन में हम जो दोनों लंग्स हैं उसको लगभग 25 हिस्सों में बांटते हैं, और 25 हिस्सों में से कितने हिस्से हमारे इन्फेक्टेड हो गए हैं वो बताते हैं। अगर वो हिस्से हमारे एहसास से कम होते हैं तो उसको हम माइल्ड मानते हैं, अगर 8 से लेकर 15 तक के बीच में होते हैं तो हम उसको मॉडरेट इन्फेक्शन मानते हैं, अगर 15 के ऊपर होता है तो फिर हम उसको सीवियर इन्फेक्शन मानते हैं। तो उसकी कैटेगरी से डॉक्टरों को इलाज करने में थोड़ी मदद जरूर मिलती जी। डॉक्टर, मरीज जनरली अपनी CT स्कैन की रिपोर्ट को खुद ही एनालाइज करने लेते हैं, और जिस तरह से आपने नंबर बताए हैं 0 से 8, 9 से 15, 16 से 25, ऐसे में मरीजों के ठीक होने की दर कितनी ज्यादा रहती है अगर उसको गंभीर इन्फेक्शन है? अगर उसको देखिए मैं आपको बता दूं कि CT स्कैन बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है, और इसमें एक काफी मात्रा में हमारे शरीर में रेडिएशन जाते हैं, तो CT स्कैन कभी आपको खुद नहीं कराना है। CT स्कैन सिर्फ जो है आपके जो फिजिशियन, ट्रीटिंग फिजिशियन है वो डिसाइड करेंगे कि किस स्टेज पे कराना है और उसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। तो बिना जो है डॉक्टर की सलाह के CT स्कैन नहीं कराना, और फिर CT स्कैन के बाद किस तरीके का इलाज होगा वो भी आप अपने डॉक्टर को करने दीजिए। उसके बेसिस पे आप स्वयं कोई मेडिसिन, चाहे वो स्टेरॉइड की मेडिसिन हो या कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन हो या कोई और स्पेसिफिक मेडिसिन है,
वो नहीं लेनी। कई बार लोग घबराहट में बहुत सी दवाइयां, खासतौर से एंटीवायरल मेडिसिन, जैसा लोगों ने सुना होगा रेमडेसिविर वगैरह के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना। आपके डॉक्टर जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं और आपकी उस स्टेज को देखते हुए क्या लक्षण है आपके, क्योंकि देखिए टेस्ट एक अपनी जगह होता है जी, और जो मॉनिटरिंग सिम्टम होते हैं वो अलग होते हैं। तो दोनों चीजों को देख के वो डिसाइड करते हैं कि किस स्टेज पे आपको कौन सी दवा उचित होगी, कितने मात्रा में दवा देनी है। क्योंकि अगर दवा की मात्रा आपको ज्यादा दी जाती है तो खासतौर से हमने देखा बहुत से लोग स्टेरॉइड का मिसयूज कर रहे हैं। तो स्टेरॉइड से हमारे शुगर के लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और शुगर के लेवल बढ़ने से नॉर्मल व्यक्ति के भी बढ़ जाते हैं और जिनको डायबिटीज है उनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उनको दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने का डर बहुत बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, एक बार फिर अपनी चर्चा को हम आइसोलेशन की तरफ मोड़ते हैं। आइसोलेशन खत्म होने के बाद क्या कोई व्यक्ति वायरस ट्रांसमिट कर सकता है क्या? नहीं, देखिए जहां तक मैंने बताया कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं तो अगर 10 दिन तक हम आइसोलेशन बोलते हैं और 10 दिन में कम से कम 3 दिन तक आपको बुखार नहीं होना चाहिए बिना किसी दवा के। अगर 3 दिन तक बुखार नहीं है और 10 दिन पूरे हो गए तो ये माना जाता है कि आपके शरीर से वायरस क्लियर हो गया और उस समय आप जो है किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं पहुंचा सकते और आपका होम आइसोलेशन खत्म हो जाए। जी डॉक्टर, हम वैक्सीनेशन की भी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहला डोज वैक्सीनेशन का लेने जा रहा है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको नहीं पता कि उसमें कोरोना संक्रमित हो चुका है या कोरोना संक्रमित वो व्यक्ति है, ऐसे में वो वैक्सीनेशन लेने चला जाता है, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है तो डेफिनेटली बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि ज्यादातर लोग जिन्होंने भी वैक्सीन लगाए हैं, अभी हमारे देश में लगभग 17 करोड़ लोग वैक्सीनेशन हो चुके हैं और वो सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, सभी वैक्सीनेशन लगाने गए हैं। तो उसके बाद जो है संक्रमित होने की दर इतनी नहीं है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जिस समय वो गया उस समय वो एक्सपोज हो गया या वैक्सीनेशन सेंटर पे वो बैठा है और एक्सपोज हो गया वैक्सीन लगवाने के बाद, तो कुछ परसेंटेज केस में हमने देखा कि उन लोगों को बाद में जो है वो कोरोना का सिम्टम आ गए और लक्षण डेवलप हो गए। पर ये काफी कम केस हैं, लेकिन ये संभावना देखिए हमेशा रहेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से उनको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन जो वैक्सीनेशन के वक्त या तो वैक्सीनेशन सेंटर पर वो एक्सपोज हो गए या उससे पहले कहीं एक्सपोज हो गए और वो कोरोना के वायरस उनके शरीर में घुस चुका है और उसके लक्षण आने में, क्योंकि एक बार देखिए जो वायरस होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः 4 से लेकर 6 दिन होता है। तो जब आपके वायरस आपके शरीर में गया तो जो लक्षण आएंगे वो 4 से लेकर 6 दिन के बाद आएंगे। तो इस बीच में अगर आपने वैक्सीनेशन कराया तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपके शरीर में वायरस है। लेकिन ज्यादातर लोग इतने, मैंने बताया कि इतने 17 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन हो गए तो काफी लोग सब ठीक ही हैं, तो इसलिए इसमें इतनी ज्यादा डरने की बात नहीं। जी लेकिन डॉक्टर, अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए जो वैक्सीनेशन की है, जो पूरी तरीके से उसका जो फायदा होता है, जब हम वैक्सीन की पहली डोज लगाते हैं तो हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं वो सेंसिटाइज हो जाती है। लेकिन जब वो दूसरी डोज लगती है तभी उसके 15 दिन के बाद वो एंटीबॉडी सफिशिएंट मात्रा में बनती है। तो जब दोनों डोज आपको लग जाएंगी उसके 15 दिन के बाद आप एक तरीके से माना जा सकते हैं कि आपके शरीर में सफिशिएंट एंटीबॉडी बन गई होगी जो आपको बचा सकते हैं। तो इस बीच में जो पहली डोज लगने के बाद और दूसरी डोज लगने के बाद और उसके बाद 15 दिन बाद, और चूंकि दोनों जो वैक्सीन की डोज है, अगर हम कोवैक्सीन की बात करते हैं तो जो दूसरी डोज है वो 4 से 6 हफ्ते के बाद लगती है। अगर कोविशील्ड की बात करते हैं तो दूसरी डोज 6 से 8 हफ्ते के बाद लगती है। तो उस बीच में आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी आपको पूरी वही सब सावधानियां करनी है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो हम कहते हैं कि आपको हमेशा घर के बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाना है, आपको दूरी बना के रखनी है सामाजिक, आपको हैंड हाइजीन रखनी है, अननेसेसरी कहीं पे मिलना जुलना नहीं है। क्योंकि आज के वक्त में ये मान लीजिए घर के बाहर हर आदमी संक्रमित हो सकता है या कोई भी अनजान व्यक्ति आपके घर में आ रहा है वो संक्रमित हो सकता है। तो सब जब तक बहुत आवश्यक ना हो किसी से मिलना जुलना मत करिए और ये ही बचाव हमेशा रखना है। क्योंकि वैक्सीन और दूसरे फिर जो वैक्सीन भी है, देखिए ये वैक्सीन भी चाहे कोई भी वैक्सीन है वो 80% से ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो ये मानना कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो 100% हम सुरक्षित हो जाएंगे, वो भी सही नहीं।
तो इसलिए हम इन्फेक्शन का खतरा हमेशा रहता है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार हमें फॉलो करना है जब तक कि हमारे देश में सफिशिएंट वैक्सीनेशन नहीं हो जाता और ये इम्यूनिटी नहीं डेवलप जाती, हार्ड इम्यूनिटी, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन के द्वारा। और जब तक लगभग हमारी 70% पॉपुलेशन कवर नहीं हो जाती और ये वायरस के इन्फेक्शन कम नहीं हो जाते, जब केसेज आने बंद हो जाएंगे, तभी हम मान के चलेंगे कि हमारे देश के सभी नागरिक सुरक्षित हैं। उस समय फिर आप नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जी डॉक्टर, हम इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। इस बीच पहले श्रोता जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश। जी कहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, जैसे कि आजकल वायरल भी चल रहा है और कोरोना भी चल रहा है, तो हम कैसे पता लगे कि हम कोरोना संक्रमित हो गए? थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जी डॉक्टर वार्ष्णेय। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। वायरल भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, लेकिन चूंकि इस समय कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा है, तो कोई भी जो अगर संक्रमण है, जिसमें कि मैंने बताया कि शुरू में कि अगर आपको बुखार हो रहा है, गले में जो है आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी नाक बह रही है, समझे, और या आपको जो है आपका स्वाद खत्म हो गया, जी सूंघने की शक्ति खत्म हो गई या स्वाद खत्म हो गया, या आपको उल्टी दस्त लग गए, तो एक पॉसिबिलिटी कोरोना की हो सकती है। और उस समय जैसे मैंने कहा कि कोरोना की जांच कराना ही आवश्यक है, उसके बिना हमारा कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये कोरोना है या सिंपल वायरल इन्फेक्शन। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली के चांदनी चौक से जय किशन अग्रवाल। जय किशन जी, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हम सब लोग आपकी वजह से ही जिंदा हैं, आप 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करता हूँ। जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जी मेरा अब 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि पहले ये कहा जाता था कि जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको निमोनिया ज्यादा होता है, तो उन्हें नोमल कोकिला इंजेक्शन और इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन लगाने से निमोनिया नहीं होता है। तो क्या ये जो अब वायरस चल रहा है और निमोनिया इस साल ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या हम ये इंजेक्शन लगवाने से इससे निजात पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये आजकल ऑक्सीजन की कमी सभी लोगों को हमारे देश में हो गई है, तो ये कहते हैं कि वायरस जो है हवा में है, तो कोई ऐसी चीज तो नहीं हमारे यहाँ फैल गई है कि जिससे कि सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन जो है तो हो रही है, और इससे कैसे निजात पाई जा सके? बस ये मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, बहुत आपके अच्छे सवाल है। देखिए, निमोनिया का मतलब होता है, निमो माने लंग होता है, लंग में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम निमोनिया बोलते हैं। और इसके बहुत कारण हो सकते हैं, बैक्टीरियल कारण, वायरल कारण, फंगल कारण, ट्यूबरकुलर कारण बहुत हो सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर बात, जैसे आपने 2 वैक्सीन की बात करी, वो दोनों स्पेसिफिक वैक्सीन है। न्यूमोकोकल एक स्पेसिफिक वैक्सीन है और इन्फ्लुएंजा की एक स्पेसिफिक। ज्यादातर जो है एल्डरली में या खासतौर से जो सांस के व्यक्ति हैं, जिनको सीओपीडी है, एस्थमा है या डायबिटीज है या जो इम्यूनोसेप्टिक है, उनमें कॉमन सामान्यतः ये वाले 2 इन्फेक्शन काफी ज्यादा होते हैं। और चूंकि ये वैक्सीन हमारे पास पहले से उपलब्ध थी, तो हम सब लोग उनको एडवाइज करते हैं कि ये वैक्सीन लगा लें, जो उनको ये दोनों स्पेसिफिक बीमारियों से बचाने में मदद करें। जहां तक ये कोरोना का सवाल है, इसके लिए देखिए ये भी एक वायरस है और इसके लिए भी अब वैक्सीन उपलब्ध हो गई, इसके लिए ये अलग वैक्सीन, तो ये अलग वैक्सीन लगाने से ही हम इससे बचाव पा सकते। तो ये तो आपकी वैक्सीन वाली बात हो गई। तो ये वो वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं और लगवानी चाहिए। जो एल्डरली लोग हैं उनको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवानी चाहिए, न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लगवानी चाहिए और कोरोना की वैक्सीन, लेकिन हर वैक्सीन में 15 दिन का अंतर होना चाहिए। जी, और डॉक्टर इनका दूसरा सवाल था कि वायरस जो है आप कह रहे हैं कि एरोसोल के माध्यम से हवा में है, ऐसे में क्या ये वायरस सिर्फ ऑक्सीजन को ही कम कर रहा है शरीर के अंदर या कुछ और? नहीं, देखिए इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। देखिए वायरस जो है ना तो इस तरीके का हवा में है कि सब तरफ वायरस घूम रहा है। जैसे हवा का मतलब होता है कि हमारे आंधी आ रही हो या बाहर धुआं उड़ रहा हो, और उस तरीके से जो हवा में सारे जो है हम बाहर जाएं तो सबको आंधी से हमारे आंखों में जा सकती है, धूल जा सकती है, उस तरीके का नहीं है। वायरस का जो हवा का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में आया, कमरे में आया और वो छींक रहा है, खांस रहा है, उसने मास्क नहीं लगा, तो वो वायरस उस समय उस पर्टिकुलर ईयर में घूम रहे हैं, और उस ईयर में जैसे बंद कमरा है, वेंटिलेशन नहीं है, उसी कमरे में अगर दूसरा व्यक्ति आता है और उसने भी मास्क नहीं लगाया, क्योंकि वो ईयर में उस समय वायरस है और वो वायरस कुछ समय तक जिंदा रह सकता है,
तो जब वो सांस ले रहा है तो उसके शरीर में वायरस जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, वेंटिलेशन में है और वो वायरस सब जगह घूम रहा है और हमारे शरीर में घुस जाएगा। इतना डरने की बात नहीं है। दूसरे, वायरस अपने आप में किसी की ऑक्सीजन कम नहीं कर रहा। अगर आप देखिए ज्यादा डाटा, मैंने पहले भी बताया कि पहली बात तो वायरस ऐसा नहीं है कि सबके व्यक्तियों के शरीर में घुस गया, क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा, 135 करोड़ का देश है और अभी भी आप देखेंगे कि कुछ ही लोग अफेक्टेड हुए हैं अगर परसेंटेज देखें। और उसमें भी जो है जो ऑक्सीजन लेवल है वो कुछ कम, 5% लोगों के करीब 5 से 10% लोगों की ही सिर्फ ऑक्सीजन गिरती है। 90 से 95% की ऑक्सीजन नहीं गिरती और सिर्फ उन्हीं को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियात बरतने की सभी को बहुत जरूरत है। सभी को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए और जो लोग वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं उनको तुरंत से तुरंत अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी डॉक्टर, कोई व्यक्ति खांस रहा है या छींक रहा है, हालांकि उसने मास्क लगाया हुआ है, फिर भी क्या वो कुछ एरोसोल्स बाहर आ सकते हैं या संक्रमित कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि मास्क किस तरीके का लगाया। देखिए, जो N95 मास्क होते हैं वो हमारे को 95% प्रोटेक्शन देते हैं दोनों को। बाहर जो बीमार व्यक्ति है उसकी भी जो छींकें जा रही है या है वो बाहर नहीं जा सकते, या जिसने जो बाहर पहन रखा है तो वो है। चूंकि N95 मास्क थोड़े महंगे होते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो ज्यादातर लोग या तो सर्जिकल मास्क पहनते हैं। सर्जिकल मास्क के साथ क्या है कि ज्यादातर वो ढीले होते हैं, उनको अच्छी तरीके से आपको नॉट बनाना है और ये देखना है आपको कि आपके मुंह से जो है वो भाप बाहर ना निकले। अगर वो मुंह से हवा बाहर निकल रही है इसके मतलब कि आपके शरीर में भी जो है वायरस प्रवेश कर सकता है। जहां तक तीसरे मास्क हैं, कॉटन वाले मास्क हैं, वो इतना हमें प्रोटेक्शन नहीं देते, 50% के करीब प्रोटेक्शन देते हैं। तो आजकल हम देखिए डबल मास्क की बात करते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं घर के बाहर तो आप जो है नीचे एक सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं। अगर N95 पहना है तो आपको दूसरा मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सर्जिकल मास्क पहना है तो उसके ऊपर आप एक कॉटन का मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि कॉटन के मास्क का ये फायदा है कि आप उसको बार बार धो के पहन सकते हैं 2-3 मास्क। लेकिन जो सर्जिकल मास्क है वो अगर गीला हो जाता है तो फेंकना पड़ता है या 4 से 6 घंटे पर फेंकना पड़ता है। और जो N95 मास्क है वो भी हम ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये अनवॉशेबल मास्क होते हैं, इनको डिस्पोज करना पड़ता है। तो इसलिए मास्क जो डिफरेंट तरीके के मास्क हैं, लेकिन जो भी मास्क पहने वो अच्छी तरीके से आपके नाक और मुंह को ढकना चाहिए। ये नहीं कि मास्क आपने ठोड़ी पर लटका लिया, आपका नाक और मुंह खुला रह गया तो वो मास्क बेकार है, वो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। जी, हमारे अगले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से इंद्रभान। इंद्रभान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जी, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह। जी इंद्रभान जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं? जिन्हें किसी प्रकार के फूड या दवाइयों से एलर्जी है या फिर पहले डोज में गंभीर लक्षण आ चुके हैं, क्या उन्हें डॉक्टर की सलाह से टीका लगवाना चाहिए? जी, डॉक्टर वार्ष्णे ये जानना चाहते हैं कि अगर इन्हें किसी तरह की एलर्जी है तो क्या ये टीका लगा सकते हैं, और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि पहली डोज के बाद ये इन्फेक्टेड हो चुके हैं और सीरियस इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो क्या दूसरी डोज लगानी चाहिए? देखिए, दोनों सवाल अच्छे हैं। एक तो ये होता है कि एलर्जी देखिए एक जनरल टर्म होता है और हर चीज से एलर्जी हो सकती है। आपको धूल से एलर्जी हो सकती है, फूड से एलर्जी हो सकती है, कई चीजें। तो अगर आपको वैक्सीन से कोई एलर्जी नहीं है, पहले आपने कई वैक्सीनें लगवाई हैं, वैक्सीन से कोई एलर्जी नहीं है, तो ये वैक्सीन में स्पेसिफिक चीज होती है तो उससे डरने की बात नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पे आप अपने डॉक्टर को बता दें कि आपको एलर्जी है। वो जो वैक्सीन लगाते हैं ज्यादातर सेंटर पे आधा घंटा आपको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वैक्सीन से कोई डेवलप होगा सिम्टम तो उस समय वो वहां पे टैकल कर सकते हैं आप। दूसरा सवाल ये है कि आपने पहली डोज लगवा ली और उसके बाद अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन को ठीक हो जाना चाहिए और उसके 6 हफ्ते के बाद फिर आप अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। उससे पहले वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहिए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं अयोध्या से इरशाद। इरशाद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार जी, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि कोरोना किसी चैन से बना हुआ या विशाल का कोई पेड़ है जो पूरी दुनिया में इसकी जड़ फैली हुई है? डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि कोरोना बना कैसे है और किस तरह का कोरोना होता है कि जो इतना इन्फेक्ट कर रहा है? देखिए, कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है और हजारों तरीके के वायरस होते हैं, उसमें एक तरीके का ये रेस्पिरेटरी वायरस है और ये चीन के शहर वुहान से आया था
अब ये किस तरीके से आया, ये अभी देखिए रिसर्च का विषय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये चमगादड़ में था और चमगादड़ से जो है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया और वहां से फिर क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है तो एक दूसरे के साथ जो है सांस के द्वारा एक दूसरे को फैला, पर वो उसका कारण किस तरीके से फैला वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। और ये एक वायरस है और इससे पहले भी देखिए बहुत से वायरस जो है वो आते रहते हैं। जैसे पहले आपको H1N1 वायरस आया था जिसको सामान्यतः लोग स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, वो वायरस फैला था, वो वायरस अभी भी चल रहा है और मोस्टली ये वायरस जो है वो नेचर आपको प्रोड्यूस करता रहता है। बहुत से वायरस एनिमल में होते हैं और जो एनिमल हैंडलर होते हैं वो किसी वजह से जब उनके लगातार संपर्क में होते हैं तो वो वायरस म्यूटेशन करके वो हमारे ह्यूमन में आ जाते हैं और फिर वो ह्यूमन से ह्यूमन में पहुंच जाते हैं। क्योंकि आदमियों में उन जो एनिमल वायरस है उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं होती तो वो जो व्यक्तियों को हैं वो ज्यादा प्रभावित कर देते हैं। और कुछ वायरस हल्के होते हैं, उनमें लगातार म्यूटेशन भी चलते रहते हैं। बहुत से म्यूटेशन से वो वायरस मर जाते हैं, बहुत से म्यूटेशन से वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये एक कुदरत का नियम है, नेचर है और ये चलता रहे। डॉक्टर वार्ष्णेय, इस कार्यक्रम में हमारे आखिरी श्रोता हैं फरीदाबाद से अनवर। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। अनवर जी, स्वागत है आपका। बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। हाँ जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं। बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और पूरे देश में ये कार्यक्रम जाता है। मेरी फरमाइश है कि इसको बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया जाए। अब आता हूँ मैं अपने प्रश्न की ओर। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है और उसको मच्छर ने काट लिया और वही मच्छर पर किसी अच्छे व्यक्ति को काटता है तो क्या उसी में कोरोना वायरस हो जाएगा? ये मेरा प्रश्न है। डॉक्टर वार्ष्णेय। हाँ नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस ना तो मच्छर के शरीर में जाएगा ना ही मच्छर के शरीर के काटने से आपको आएगा। कोरोना वायरस सिर्फ रेस्पिरेटरी द्वारा जब किसी के सांस में होता है, जब वो खांसता है, छींकता है, तेजी से बात करता है, उसने मास्क नहीं लगा रखा है, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होते हैं वो जब जाते हैं तो वो जब आप सांस लेते हैं तो आपके नाक और मुंह द्वारा या आंखों के द्वारा तीन ही रूट हैं। इन 3 रूट से ही आपके शरीर में प्रवेश करता है। अगर आप ये अपने तीनों रूटों को बचा के रखेंगे तो आपके शरीर में ये वायरस प्रवेश नहीं करेगा। जी, डॉक्टर वार्ष्णेय, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कोरोना से डरे नहीं, उससे बचें? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि देखिए कोरोना एक इन्फेक्टिव बीमारी है, डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी पूरी रखना है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो हम बार बार कहते हैं कि आपको अच्छे तरीके का मास्क पहन के रखना है। अगर आप घर के बाहर जाते हैं, आज के समय में अगर आप डबल मास्क ही पहन लेते हैं तो अच्छी बात है। आपको जहां तक पॉसिबल है वो सामाजिक दूरी बना के रखना है, अननेसेसरी लोगों से मिलना जुलना ना करें। तीसरे, अपने हाथों की अच्छी तरीके से सफाई करें। अगर ये सब सावधानियां आप रखते हैं तो संभवतः आपको वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर वायरस इन्फेक्शन हो भी जाता है तो अपनी डॉक्टर की उचित सलाह के हिसाब से अपना इलाज कराएं। और जैसा देखिए सब कुछ होने के बावजूद भी ये मृत्यु दर हमारे देश में अभी भी 1.5 से 2% के बीच में ही है। तो ये मानिए कि 98% लोग तो ठीक हो ही रहे हैं। लेकिन हालांकि ये वाली बात जरूर है कि जो भी 1-1.5% भी हैं वो भी दुखदायी होता है। वो अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी जरूर रखें। डॉक्टर वार्ष्णेय, इस कार्यक्रम में इस संदेश को देने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का अगर हम कंक्लूड करें तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कोरोना इन्फेक्शन के अगर लक्षण आपको दिखें तो जांचों का क्रम कुछ इस तरह से रखें। पहले डॉक्टर से बात करें, कोरोना के संकेत और लक्षणों की जांच करें, RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएं, सीने में इन्फेक्शन हो तो एक्सरे की जांच कराएं और CT स्कैन सबसे आखिर में कराएं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।